नमस्ते दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में हैं, जहाँ पे हम लोग भारत के एकीकरण के तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारे वही मित्र विराज दुबे जी रहेंगे। आइए डिस्कस करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए विराज दुबे। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने पहले अपने भाग में देखा कि भारत का एकीकरण, भारत में जो रियासत मंत्रालय का गठन हुआ, वो साथ ही साथ हमने फ्रांस को और पुर्तगाल को कैसे पीछे रखेगा हमारे देश से। तो साथ ही साथ हमने उसमें बात की हुई थी कि 3 रियासतें थी यहाँ पे आके मामले हमारे एकीकरण को लेकर फंसे हुए थे, जिसमें आता था जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर। तो हम पहले बात करते हैं जूनागढ़ से। अगर हम भारत के मैप में जूनागढ़ देखें तो आज जूनागढ़ हिस्सा है गुजरात का। पहले हिस्सा हुआ करता था सौराष्ट्र का, क्योंकि पहले गुजरात हो गया, पहले सौराष्ट्र के विघटन के बाद में गुजरात का निर्माण हुआ। बाद में जूनागढ़ को गुजरात का हिस्सा बना दिया जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो जूनागढ़ है, जूनागढ़ से और पाकिस्तान के जो इलाका हम देखेंगे उसके बीच में भारत का एक भूभाग पड़ता है, भारत का कुछ हिस्सा पड़ता है। उसके बाद आता है पाकिस्तान। अगर जूनागढ़ से देखेंगे तो जो जूनागढ़ की आबादी थी वो 90% हिंदू थी। और लेकिन वहां पे मुद्दा क्या फंसा हुआ था, जो वहां का राजा था, जो नवाब था, मुस्लिम था, महावत खान था। तो महावत खान ने 15 सितंबर 1947 में पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो वो मिलना चाहता था पाकिस्तान के साथ, जो कि भारत के भूभाग के बहुत सारे हिस्से होने के बावजूद भी बीच में अगर देखा जाए जूनागढ़ और जो पाकिस्तान के बीच में भारत का भूभाग पड़ता है, उसके बावजूद ये मिलना चाहता था पाकिस्तान से। उसने 15 सितंबर 1947 को हस्ताक्षर कर दिया विलय पत्र में पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए। तो जब ये बात हमारे रियासत मंत्रालय के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़ती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसे तो अहम हिस्सा होना चाहिए भारत पटेल। अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो जनता थी, मैंने आपको पहले ही जैसे बता दिया, जो वहाँ की जनता थी वो अधिक बहुसंख्यक हिंदू थे। तो हिंदुओं ने इस बात पे वहाँ पे आंदोलन कर दिया। तो जब अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्रांति छिड़ गई थी, और जिसके बदौलत वहाँ के महावत खान जो नवाब था उसके पाकिस्तान भागना पड़ा। जब महावत खान पाकिस्तान भाग गया तो फिर जूनागढ़ वैसे पड़ा रहा, क्योंकि वो पहले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर चुका। लेकिन यहाँ पे बात आती है एक भुट्टो करके थे, जिन्होंने वहाँ के अगर देखा जाए तो सीएम की भूमिका निभाते हैं, सरनवाज भुट्टो। तो सरनवाज भुट्टो वहाँ पे सीएम की भूमिका निभाते हैं। तो उन्होंने भारत को एक पत्र लिखा। पत्र में जो हमारे नवाब थे पाकिस्तान भाग ही चुके हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए जो जनता की मांग, मतलब जब भारत देश आजाद हुआ था तो भारत का डेमोक्रेसी का जो लोकतांत्रिक है ना, ये भारत ने पहले ही अपना स्टैंड मतलब सबके सामने रख दिया था कि जो भी हमारा देश है वो लोकतांत्रिक रहेगा, मतलब तो फिर तो जनता फेवर में भारत से विलय करने लगे। तो आइए डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करें, उसके बाद बात करते हैं इसके आगे क्या है क्या नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा अगर मैं जूनागढ़ को ऐसे ही ले लेता हूँ तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में लोग ये बोलेंगे, ताने देंगे, हाँ ताना, मतलब कि तानाशाही से ये चीज ले लिया, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे। लेकिन मैंने आपको पहले ही एक बात स्पष्ट कर दी थी, उनका दिमाग, हाँ ये बोल रहे आई एम यस। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे मुझे कोई संग्रह तो है नहीं, एक काम कराते हैं यहाँ पे पब्लिक वोटिंग करवाते हैं, जनरल संग्रह करा देते हैं। तो जब जनरल संग्रह हुआ तो 99% से अधिक वोट भारत के पक्ष में पड़े, और इसी तरह जूनागढ़ हिस्सा हो गया आधा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज, जो कि बहुत मतलब देखा जाए तो जो जूनागढ़ का नाम था, मुझे तो इस समय ऐसा लगता है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि वो आज के समय में अगर देखा जाए तो उनकी गिनती पागलों में हम कर सकते हैं। ओके। अगर आप बताइए इंग्लिश आप यहाँ पे अपना हिस्सा बताते हैं पाकिस्तान को, बीच में भारत में पड़ता है, उधर है पाकिस्तान, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे? ये तो एक छोटी सी कॉमन सेंस हो गई, सही बात है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा होगा, मिलिट्री कैसे बनाएंगे,
भारत मतलब अप्रोच बहुत जीरो, बस सिर्फ मिलना है तो मिलना है। मिलना है तो मिलना है, क्योंकि वो मुस्लिम है, वो इस्लाम, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो आप देखेंगे, हमने जो इतिहास पढ़ा हुआ है, जो भारत का विघटन हुआ था, जो दो हिस्सों में भारत को बांटा गया, तो जो पाकिस्तान बना था वो इस्लामिक करण के नाम पे बना था, इस्लाम के नाम पे ही बनाया गया पाकिस्तान को। तो भारतवर्ष को बना दिया गया धर्मशाला की, यहाँ पे कोई भी रह सकता है। ये चीजें मैं बोलना चाहूंगा, जो कि है एक हकीकत में देखा जाए तो ऐसी चीजें हैं। अब इसी घटना के बीच में जो चीजें अधूरी पड़ी हुई थी, वो चीज थी एक हैदराबाद रियासत और एक जम्मू कश्मीर रियासत। हैदराबाद में देखा जाए तो जो हैदराबाद का नवाब था वो महावत खान से बड़ा बादल था। अच्छा, वो और संगीता। अब आप मुझे बताइए कि हैदराबाद में भारत का नक्शा पड़ता है, हाँ, हैदराबाद कहाँ पर है? बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। अब इन जनाब को पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, तो मतलब ये एक फिर से कॉमन सेंस वाली बात है, अप्रोच है कि बस मिलना है तो मिलना है, इस्लामिक धर्म को बढ़ावा देना है तो देना है। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, इनको मिली थी, अब ये बात पता चली सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगे। अब उन्होंने क्या बोला कि आप मिलना चाहते हैं पाकिस्तान से, लॉजिक ये है कि आप मतलब आउटर साइड होते, भारत के आउटर साइड होते तो आप मिल सकते थे, हम मतलब बॉर्डर क्षेत्रफल में होते तो मिल सकते थे, उसमें कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन आपको भारत के बीच में आप मिलना चाहते हो पाकिस्तान, तो पॉसिबल नहीं है ना, इतना मिडल पॉइंट है ये, मतलब अप्रोच मैंने कहा ना, जैसे मतलब वो अप्रोच थी कि मिलना है तो देखा जाए तो जितने भी नवाब इस्लामीकरण के नाम पे पाकिस्तान के साथ जाना ही चाहिए। ओके, हम इस विषय में बात करें तो फिर आगे क्या होता है, हैदराबाद भारत के साथ में एक डॉक्यूमेंट्स का हस्ताक्षर करता है, जिसे हम स्टैंड सील बोलते हैं। स्टैंड सील क्या एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करता है। एक साल तक हमें सोचने का विचार, मतलब समय दीजिए, जहाँ पे आप हैं आप वैसे रहिए, हमें भी ऐसे ही रहने दीजिए, हमारे हालत में छोड़ दीजिए एक साल के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगता है कि एक साल चाहिए, तो मैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर देखा जाता हूँ, बाद में तो आखिरी मामला इसको देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैंड था वो क्लियर था। दुर्भाग्य की बात यह है, अभी मतलब क्योंकि आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम, क्योंकि देखा जाए हैदराबाद जो रियासत है उन्होंने भारत में मिला के ही गए हैदराबाद रियासत। लेकिन दिसंबर 1950 निधन हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दुखद था, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल रह जाते तो कश्मीर का मुद्दा होता ही नहीं। ये मेरा एक ओपिनियन है, एज ए हिंदुस्तानी। आपका भी ओपिनियन होगा कुछ, और सभी का ओपिनियन यही है, हाँ, जिससे जरा भी नॉलेज है इतिहास का, वो हर कोई ये जानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन अगर आज होते कश्मीर का मुद्दा उठता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है। फिर बात करते हैं, अब आते हैं जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा जो सेनाध्यक्ष वो थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह नाम याद रखना, क्योंकि आगे इनकी अहम भूमिका है कश्मीर से लेकर। तो अगर जो ब्रिटिश अंग्रेज जब हमारे देश से जा रहे थे तो उन्होंने दोनों सेनाओं का जो अधिकार ले रखा था ना, वो अपने अधीन रखा था। क्योंकि दो मुल्क जब नए नए बनते हैं तो कहीं वो आपस में लड़कर, मतलब देखा जाए तो जब दो मुल्क आजाद होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चाह रहती है कि कितने ज्यादा भूभाग को हम कैप्चर कर लें। ये मंशा हर एक की होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए हम अगर दोनों सेनाओं को अपने अधीन नहीं रखते तो दोनों आपस में लड़ेंगे। तो इसी बीच हम देखेंगे कि जो यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में, यूएन नया बना 47 में आजादी, मतलब 2 साल का जो था, बीच में युद्ध होता तो एक छवि देखा जाए तो खराब हो, यूएन की छवि खराब होती, हाँ, कि मतलब बनाने के बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय भूभाग पे युद्धों को नहीं रोक सकता है। ये मतलब कुछ लगते कलम, इसलिए ब्रिटिश का ये मानना था। क्योंकि ब्रिटिश देखा जाए तो यूएन के जो सदस्य थे उसमें ब्रिटिश भी एक सदस्य था, ब्रिटेन एक सदस्य था यूएन। तो ब्रिटेन भी ऑब्वियसली नहीं चाहता था कि दोनों देशों की सेनाओं को अपने अधीन रखा हुआ था। तो जो माउंटबेटन थे, माउंटबेटन भारत का पक्ष रखा था, देखा जाए तो
जो माउंटबेटन थे वो हरी सिंह के काफी अच्छे दोस्त थे। तो हमें सुनने में आया जैसे आप अजय पाल जी के दोस्त हैं, वैसे ही हरी सिंह तो माउंटबेटन की दोस्ती थी। लेकिन माउंटबेटन देखा जाए तो राजा थे, उनका राजशाही अंदाज था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन के बीच में जब बातें होती है तो उनको कहीं ना कहीं आभास हो जाता है कि भारत की जो आंतरिक रियासतें थी उनको एक करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो रियासतें आज नहीं तो कल जाके भारत में विलय कर ही लेंगी। लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा आता है ना, वो बॉर्डर रियासत है। देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पे, भारत यहाँ पे बीच में पड़ता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो देखा जाए तो जो बॉर्डर पे पड़ता है ना, उनको लेके डिस्कशन हर जगह है हमारे धरती पे, जो भी बॉर्डर के पास है वहाँ पे काफी प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर बात की आशंका माउंटबेटन को पहले से हो गई थी। माउंटबेटन जाते हैं श्रीनगर, उस समय राजा श्रीनगर से कोऑपरेट करते जाए। श्रीनगर जाने के बाद उन्होंने हरी सिंह से बात की कि देखिए विकल्प तो हमने दे ही रखा है, तो भारत के साथ में विलय करिए कि तो पाकिस्तान के साथ में स्वतंत्र रह सकते हैं कोई। जो हरी सिंह थे ना, उनका देखा जाए तो उनके जवाब में जो उन्होंने जवाब दिया उसमें कोई मतलब तत्व नजर नहीं आता, मतलब क्लियर नहीं था उन्होंने क्या बोलना कहा था। द मैसेज वाज नॉट क्लियर। क्या उनको अपनी सेनाओं पे बहुत भरोसा था। तो जब माउंटबेटन वहां पे जाते हैं तो उन्होंने क्लियरली बोला कि ऐसा ऐसा है इशू, आगे चलकर हो भी सकता है। हरी सिंह का ओपिनियन ये था कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ में जाऊंगा तो जो पाकिस्तान इस्लामिक करंट पे बना हुआ है उसे रहने नहीं देगा, क्योंकि देखा जाए तो जो कश्मीर की जनता थी 70% जनता वहाँ पे मुस्लिम आबादी की और 30% हम लोग। तो अगर वो भारत के साथ में आता है तो भारत के जो लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र, वो उसे रहने नहीं देगा। भारत क्या चाहता है कि मतलब आप राजा के नाम क्यों डेमोक्रेटिक करना है, या लोकतंत्र। तो इसलिए राजा का ये ओपिनियन था कि हमें हमारे हाथ में इसको छोड़, लेकिन माउंटबेटन को आगाह करना चाहते थे कि भारत तो चुप रहेगा, लेकिन आपको पाकिस्तान की तरफ से हमला का सामना करना पड़े तो आप क्या करें, तो आप क्या करें। तो हरी सिंह ने बोला इसमें हम सोच विचार करके आपको जवाब देंगे। माउंटबेटन चले जाते हैं, वापस दिल्ली आ जाते हैं और अपने राजमहल में चले जाते हैं। एक बार क्या होता है, माउंटबेटन वापस आते हैं बात करने ये विषय पे वापस बात रखी जाए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ तैयारियां हो रही थी कश्मीर को लेकर, जो कि आभास हो चुका था माउंटबेटन। और देखा जाए तो जो शेख अब्दुल्ला है, जो फारूक अब्दुल्ला है, जिन्होंने अभी बयान ये दिया था कि मोदी 10 दफा भी प्रधानमंत्री बन जाए तो भी कश्मीर से धारा 370 नहीं हटा पाएंगे, जो कि हट गई है, उन्हें बहुत दुख होता होगा। तो फिर क्या होता है, जो फारूक अब्दुल्ला है उनके पिता थे, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला के, हाँ शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के पिता थे। तो जो शेख अब्दुल्ला थे वो हरी सिंह से काफी मतलब उनकी दुश्मनी रहा करती थी, मतभेद रहा करते थे। दोनों अलग अलग सोच के थे, दोनों अलग अलग सोच। शेख अब्दुल्ला की ये सोच थी कि वो पाकिस्तान के विरुद्ध, मतलब कश्मीर को पाकिस्तान के इस्लामिक करंट से नहीं जोड़ते देखते थे। ठीक है, वो मानते थे कि भारत लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक देश है, तो इसके साथ हम रहेंगे तो लोकतंत्र में सब लोग समान भाव से अच्छे से रह सकते हैं। शेख अब्दुल्ला की सोच ये थी। वो शेख अब्दुल्ला का जो जम्मू कश्मीर में जो दबदबा था काफी अच्छा था, वो ऐसा था जैसे आज प्रेजेंट गवर्नमेंट का दबदबा आज नरेंद्र मोदी जी जितनी मतलब प्रशंसा होती है, जितनी पकड़ है हमारे भारत में, उसी तरह शेख अब्दुल्ला की कश्मीर में हुआ करती। शेख अब्दुल्ला बहुत अच्छे मित्र थे नेहरू अब्दुल्ला, तो नेहरू को कहीं ना कहीं लगता था अगर शेख अब्दुल्ला रहेंगे तो फैसला हमारे में आएगा ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ करता था, जो हरी सिंह थे वो ये सोचते थे कि राजाओं की तरह सोचते थे कि अगर मैं अपने रियासत में जो हमारे बड़े पद हैं मतलब किसी मुस्लिम को दे दूंगा तो मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो मुस्लिम से भेदभाव किया करते थे। इसलिए शेख अब्दुल्ला की उनसे मतभेद आ गए। उसी मतभेद के चलते शेख अब्दुल्ला को इन्होंने जेल में डलवा के हुआ था। अब बात आते हैं कि जब
सेनाएं वगैरह जितने भी पाकिस्तान का विवाद और बाकी लक्षद्वीप को लेके, हर एक जूनागढ़ को लेके बड़ा विवाद करने वाला था कि हमारे साथ में जब क्लियर हो चुका था तो भारत कैसे स्टैंड ले सकता है। तो वहाँ पे जनता संघ का जो नाम था वो बीच में लाया गया। इधर पाकिस्तान की तरफ से एक गलती हो जाती है। पाकिस्तान क्या करता है, 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान एक असैन्य रूप में इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जो वजीरिस्तान के ट्राइबल या तो पाकिस्तान हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं अपनी सैन्य शक्ति वहाँ पे मतलब सेना वहाँ पे भेजता हूँ तो ये युद्ध का मोड़ ले सकता है। इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं ट्राइबल्स को वहाँ पे भेजूंगा तो हम बोल सकते हैं ना कि ये लोगों का आंदोलन हो सकता है, लोगों की क्रांति हो सकती है जिसके ऊपर यूएन की नजर ना पड़े। तो इसलिए उसने ट्राइबल्स की सेना गठित की जिसे आज पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर सेना बोलता है। लेकिन उसमें पाकिस्तान ने अपने सेना के जवानों को असैन्य रूप से तैनात किया। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ असैन्य रूप से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूएन में पाकिस्तान ने ये बात खुद मानी हुई है कि वो जो सेना गई थी आजाद कश्मीर जो फोर्स की थी उसमें उसकी खुद के सेना के जवान थे, तो वो एक हिसाब से चीट किया था। ये चीट किया हुआ था, ये पूरा प्लानिंग थे। यहाँ पे तो देखा जाए तो जो इसका मुखिया बनाया गया, जो इसकी बागडोर देखी, एक अकबर खान करके था जिसको एक बागडोर दी गई आप श्रीनगर के लिए कूच करिए। तो फिर ये सेना 20 अक्टूबर को वजीरिस्तान से श्रीनगर की तरफ निकलती है। करीबन सेना में 10,000 लोग, 10,000 की टुकड़ी थी। 10,000। हम टुकड़ी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि टुकड़ी डिवाइडेड रहती है, एक गठित में। और देखा जाए तो इनको ट्रकों के सहारे श्रीनगर की तरफ भेज दिया गया। पाकिस्तान उस समय कहीं न कहीं से 1,000, 2,000 मतलब 3,000 ट्रकों का बंदोबस्त करता है। तो इन सेनाओं को ट्रकों के सहारे श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब ये सेना निकल जाती है श्रीनगर में और इसका मेन मोटिव क्या था, कश्मीर में इस्लामीकरण करना, जो इसका मेन उद्देश्य था। और इस विषय में आगे हम चर्चा अपने अगले भाग में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जिसके चलते प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको भारत के इतिहास के बारे में और जानकारी चाहिए होगी और अपडेट जानना होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए, जल्दी जाइए सब लोग, घंटी बजाइए। जय हिंद।